दिल्ली में जहां आतिशी धरना दे रही है वहां हंगामा हो गया है। जी हां, डीजीसी के पूर्व मार्शल्स का प्रदर्शन, बकाया सैलरी को लेकर हंगामा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। देखिए तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। दिल्ली में जहां आतिशी धरना दे रही थी वहां हंगामा हो गया है। डीटीसी के पूर्व मार्शलों का यह प्रदर्शन, बकाया सैलरी को लेकर वहां पर हंगामा हुआ है। पहले से ही उनका प्रोटेस्ट चल रहा था बकाया सैलरी को लेकर। इसी स्थान पर आतिशी भी अनशन पर है, धरना दे रही थी, लेकिन तभी ये स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर हंगामा हो गया है। वेतन को लेकर पूर्व मार्शलों का ये प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान ये हंगामा शुरू हो गया। 10/10/2023 को 31/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से ना हमारे को इंटीमेशन दिया, सीधा बोल दिया आपको नौकरी से निकाल दिया। और फिर हम लोग कंटिन्यू 8 महीने से अनशन में बैठे हैं राजघाट पावर हाउस। इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और हम इस सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, हम एक लेटर के माध्यम से, अगर कल तक हमारा इन्होंने कुछ कार्य सुनिश्चित नहीं किया तो हम परसों से इसी धरने में बैठेंगे। क्योंकि इन्होंने 28 और 29 फरवरी को विधानसभा में एक बैठक बुलवाई और हमारा प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव झूठा था। वो प्रस्ताव को पारित हुए 8 महीने हो गए हैं, उसका कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक, कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है और हम रोड पे बैठे हैं। अगर शाम तक, कल तक 5 बजे तक कुछ नहीं होता है तो 10,500 लोग हम इस रोड में बैठेंगे, इनको बताएंगे हम कौन है। क्या हम बीजेपी कार्य करते हैं? हम आई कार्ड दिखाते हैं, अपने आई कार्ड दिखाते तो हम आपको अपना ये बोलते हैं तो आपने सुना प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था इस पूरे मामले पर। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। जितेंद्र, क्या स्थिति हो गई है? अचानक से इतना हंगामा, बवाल, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन चल रहा था, हुआ क्या? जी बिल्कुल, देखिए आतिशी अनशन पर बैठी हुई थी भोगल इलाके के अंदर। बाकायदा आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडर हैं वो इस अनशन में शामिल हुए थे। आतिशी 2 दिन से बैठी हुई थी। आज सुबह आतिशी मंदिर में भी दर्शन करने गई और अनशन इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अचानक से वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे वाटर क्राइसिस को लेकर, उन्होंने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और कोशिश कर रही है किसी तरीके का कोई भी हंगामा ना हो पाए और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी, हम सुन रहे थे यहां पर जो प्रदर्शन में शामिल हुए कि वो डीटीसी के पूर्व स्टाफ थे, कुछ वेतन की दिक्कत थी। ये सारे प्रदर्शन के लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग के लिए यहां पर आए। हम लौटेंगे आपके पास, आप बन रहे हमारे साथ। देखिए एक बार फिर सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर एक अलग स्थिति बन गई। यहां पर देखिए डीटीसी के पूर्व मार्शल्स का प्रदर्शन आपने सुना भी, वो अपनी मांगों को लेकर अपने वेतन और अपनी नौकरी के सिलसिले में ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर ये हंगामा हो गया। यहां पर आतिशी पहले से ही अनशन कर रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी यहां पर पहले से मौजूद थे, लेकिन यहां पर देखिए ये स्थिति पैदा हो गई। ये धरना स्थल जो था वहां पर ये विवाद भी शुरू हो गया हंगामे की वजह से। कि वो अपने कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई बनती है वो करें और अपने साथियों से अनुरोध रहेगा कि वो किसी के साथ धक्का मुक्की ना करें। ये लोग, जैसे अभी संजय भैया ने बताया, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भेजे हुए लोग हैं और ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली के। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, यहां पर यह हंगामा हुआ है और अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मंच से, और दूसरी तरफ जो लोग यहां पहुंचे उनकी तरफ से भी क्या कहा गया वो भी हमने आपको सुना है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सैलरी का क्या इशू था और यहां अचानक से आकर इस तरह के प्रोटेस्ट का क्या मतलब? जी बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली सरकार है उसने डीटीसी बसेस के अंदर मार्शलों को तैनात किया था। ये वही मार्शल है, पूर्व मार्शल है। सभी इनका कहना है कि इनका वेतन नहीं दिया गया, इनका वेतन रुका हुआ और उसको लेकर ये लोग लगातार अपना अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। दिल्ली सचिवालय के आसपास भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया काफी लंबे समय तक। और जब इनको ये पता चला कि आतिशी जल संकट को लेकर भोगल इलाके में प्रदर्शन कर रही है, वहां पर बाकायदा
सत्याग्रह पर वो बैठी हुई है, माफ कीजिएगा। तो उस दौरान ये तमाम जो पूर्व मार्शल थे डीटीसी के वहां पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद इन्हें समझा बुझा दिया गया। अब फिलहाल जो पूर्व मार्शल है डीटीसी के, इन्होंने एक पत्र आतिशी को सौंपा है, जिसमें इन्होंने अपनी जो बकाया इनकी सैलरी है उसका भुगतान करने के लिए बोला है। तो फिलहाल इन्हें आश्वासन दे दिया गया है। तो इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे जो है वो जल्द पूरी नहीं होती है तो कल से ये भी आतिशी जहां पर प्रोटेस्ट कर रही है भोगल में, वहां पर ठीक उनके सामने अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जी, तो क्या अभी इस वक्त ये सभी प्रदर्शनकारी चले गए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जितने हम लौट रहे हैं आपको, आपके पास लौट रहे हैं इस वक्त, देखिए बीजेपी का इस पर क्या कहना है, ये सुनते हैं। दिल्ली को इस समय एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बारिश में आपको जल भराव देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई हुई नहीं है और मैं कह रहा हूँ दिल्ली आगे बहुत बड़ा संकट देखने वाली है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, मैं माननीय उपराज्यपाल से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम दिल्ली को आने वाले इस खतरे से बचाया जाए। जिस तरह का जल भराव एक बारिश में देखने को मिला है, सीधा सीधा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल किया। तो जल संकट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, आप सुन रहे थे। और इस बीच ये जो तस्वीरें आई हैं ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आतिशी जहां पर मौजूद थी, अनशन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर डीटीसी के पूर्व मार्शल अपनी वेतन की मांग को लेकर यहां आ गए और उसके बाद यहां पर थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। जैसा कि जितेंद्र बता भी रहे थे कि उनसे बातचीत हुई और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं स्वीकार किया जाता, उनके मामले पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाता तो कल एक बार फिर से वो धरना स्थल पर आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। लेबनान यात्रा पर कुवैत ने एडवाइजरी जारी की है। जी हां, लेबनान के लिए किसी तरह की यात्रा न करें, यह एडवाइजरी जारी की गई है। कुवैत के नागरिक लेबनान जल्द छोड़ दें, यह भी कुवैत ने कहा है। इजराइल हिजबुल्लाह में तनाव बढ़ने का असर साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस एडवाइजरी को देखकर समझा जा सकता है कैसे लोगों को सचेत किया जा रहा है। पहले ही लेबनान यात्रा पर कुवैत ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि लेबनान के लिए किसी तरह की यात्रा ना करें। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ है, मनीष झा हमारे साथ है। सुमित, हम सबसे पहले यही समझना चाहेंगे इस एडवाइजरी के सीधे सीधे क्या मतलब है? कुवैत ने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी की है लेबनान को लेकर। देखिए, बिल्कुल इसका एडवाइजरी के मतलब बिल्कुल साफ है कि लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जो ऑपरेशन है या फिर जो उसकी मंशा है वो पूरी दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग इजराइल ऑपरेशन करेगा ही करेगा। अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है और यही वजह है कि ये मेजर कंसर्न ना सिर्फ इस समय कुवैत में बल्कि खुद इजराइल के लोगों में भी है। उनको लगातार लग रहा है कि एक बार फिर कई नई वॉर के अंदर पूरा देश इन्वॉल्व ना हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कई देशों ने, खासतौर पर कुवैत ने, अपने लोगों को वहां से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी और ये इसलिए भी है क्योंकि अगर यह युद्ध ज्यादा लंबा खिंचता है तो फिर निश्चित तौर पर लोगों के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल, स्थितियों को देखते हुए और भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की है। लौटेंगे आपके पास और देखिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त लेबनान में। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए साइप्रस में बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। 4 बड़े एयरबेस पर अटैक कर सकता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद के संकेत हैं और आपको बता दें कि पाफोस, लटाकिया और अकरोत्री पर हमले की तैयारी इजरायली खुफिया एजेंसी को मिली है। ये बड़ी जानकारी। तो हिजबुल्लाह की धमकी के बाद ये संकेत साइप्रस में बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। 4 बड़े एयरबेस पर अटैक कर सकता है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह की जो अगली कार्रवाई है उसकी आशंकाएं बनी हुई है और उसको देखते हुए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो साइप्रस में हमला करेगा हिजबुल्लाह, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरी खबर के बारे में कि क्या अभी तक बड़े तथ्य सामने आए हैं। टारगेट पर इजराइल के साथ साइप्रस भी और साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर प्रहार की तैयारी है। वो कौन कौन से एयरबेस है वो भी आपको बता दें। पाफोस, लटाकिया, अकरोत्री पर हमला हो सकता है। फतेह स्कड वेरिएंट की 300 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी के हवाले से यह खबर है, यानी कि साइप्रस के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर ये एजेंसी ने यह खबर दी है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे इसी पर कि साइप्रस
क्या ये सरप्राइजिंग है या फिर ये प्रेडिक्टेबल था कि साइप्रस अगला निशाना हो सकता है? क्या इसके बारे में इनपुट मिल रहा है सुमित? देखिए बिल्कुल नहीं, ये सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगा, बड़े ऑपरेशन चलाएगा, तो फिर इजराइल के कई एयरक्राफ्ट साइप्रस के एयर बेसिस से उड़ान भरेंगे, वो लगातार वहां से अटैक करेंगे। और ये वो बेसिस है जहां पर ब्रिटिश एयरफोर्स की या फिर आप कह सकते हैं कि उनके भी रेडार सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये लगातार हिजबुल्लाह को एक बड़ा खतरा दिख रहा था और इसी वजह से आप देखिए हिजबुल्लाह ने इसको लेकर ऐलान भी किया कि साइप्रस में भी हम अटैक करेंगे। और उसके बाद साइप्रस की तरफ से कहा गया कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी ये इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि अभी भी साइप्रस खतरे के निशान पर है। लगातार हिजबुल्लाह की कई मिसाइलें जिनका रेडियस जो है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा का है, वो लगातार हिजबुल्लाह ने एक्टिवेट कर दी हैं। 300 से ज्यादा मिसाइलें डिप्लॉय कर दी हैं और इसका मकसद है साइप्रस के इन 4 बेसिस को टारगेट करना। अगर इजराइल के साथ युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो फिर निश्चित तौर पर इस पॉसिबिलिटी को पहले ही हिजबुल्लाह खत्म कर देना चाहता है ताकि उसके पास सीधे अटैक की कोई गुंजाइश ही ना आए। तो खतरे की जद में आ सकता है साइप्रस भी, ये बड़ी जानकारी दे रहे थे सुमित। और देखिए हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान की तैयारी भी, इससे जुड़ी खबर सामने आ रही है। मदद के लिए ईरान ने शुरू की विध्वंसक तैयारी। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की विशेष टुकड़ियां लेबनान जाएंगी। तो लेबनान में जो तैयारी चल रही है उसको लेकर एक के बाद एक बड़े इनपुट सामने आ रहे हैं। जंग के हालात में लड़ेगी IRGC की स्पेशल टीम। तो ईरान की तरफ से भी एक तरीके से पहले ही ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो फिर ईरानी गार्ड्स इस जंग में मदद करेंगे। पुतिन को लेकर एक बड़ी जानकारी है कि जल्द ही ईरान दौरे पर जा सकते हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति का ईरान दौरा जल्द। जी हां, चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद ईरान जाएंगे पुतिन और अमेरिका के खिलाफ पुतिन की घेरेबंदी लगातार चल रही है। तो पुतिन अब ईरान जाएंगे, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिससे समझ में आता है कि पुतिन हाल में किस तरह अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। और इस कड़ी में पहले पुतिन ने चीन का दौरा किया, फिर रूसी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया पहुंचे, इसके बाद अमेरिका के ट्रेड पार्टनर वियतनाम भी गए और अब चर्चा है कि पुतिन जल्द ईरान का दौरा भी कर सकते हैं। ऐसे में संकेत साफ है, इशारा साफ है पुतिन का कि वो अपने साथी देशों को एकजुट कर रहे हैं और यह भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अलग थलग करने की जो कोशिश थी अमेरिका की, वो नाकाम साबित हो रही है। तो अमेरिका के दुश्मन पुतिन के दोस्त, जी हां, कम से कम इस दौरे से तो यही लग रहा है। खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जल्द होगा ईरान दौरा। प्रभाव, इसका असर क्या पड़ेगा? यूएस के खिलाफ आक्रामक घेराबंदी। जी हां, यूएस विरोधी देशों को एकजुट करने की अपनी योजना को वो धार देंगे। रूस को ईरान यूएस के तनावपूर्ण संबंध का फायदा मिलेगा और पुतिन को अकेला करने की यूएस की रणनीति नाकाम हो जाएगी। रूस ईरान रिश्ते, जी हां, यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ईरान रहा है और रूस को शाहेद ड्रोन देता रहा है ईरान, और ईरान को रूस भी आधुनिक हथियार देता रहा है। पहले कहां दौरे हुए वो भी देखिए, क्योंकि एक पूरा एक तरीके से डॉट जुड़ते नजर आ रहे हैं। मई में चीन का दौरा कर चुके हैं पुतिन, जून में नॉर्थ कोरिया में किम के साथ मिले, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और अब देखिए ईरान को लेकर यह बात सामने आ रही है। मनीष, बात यहां पर यही आके रुकती है कि जो जाल अमेरिका ने बिछाया था, अब उसी जाल में क्या अमेरिका फंसता जा रहा है। अमेरिका विरोधी जितने देश हैं वो सब रूस के साथ, पुतिन के साथ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लड़ाई दरअसल वेस्ट वर्सेस रेस्ट की हो रही है और इसीलिए आप देखिए कि एक तरफ ये एक्सिस अलायंस बना रहे हैं जिसमें कि जितने भी रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन या फिर कुछ और देश जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, उन सब की एंट्री हो रही है। और कमोबेश अगर देखें तो क्रेमलिन ने जिस तरीके से इन सब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, वो अब जमीन पर दिखाई दे भी रहा है। और अमेरिका हर तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप जितने भी फ्रंट को देख लें, रूस यूक्रेन का फ्रंट देख लें, मिडिल ईस्ट का फ्रंट देख लें, ताइवान का फ्रंट देख लें या कोरियन पेनिनसुला का फ्रंट देख लें, इन सब जगह पर रूस एक अलग इनविंसिबल ताकत के तौर पर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर दबाव है। अब देखना होगा कि अमेरिका इसको कैसे डील कर सकता है, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के पास जितने हथियार बनाने की क्षमता है, उसी के तहत अमेरिका को खुद की भी रक्षा करनी है और अपने सहयोगी देशों की भी रक्षा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आप समझते हैं कि यूएस के खिलाफ पुतिन का ये चक्रव्यूह है क्या, ये पूरी की पूरी योजना क्या नजर आती है। तो ईरान के साथ भी बड़े समझौते कर सकते हैं पुतिन। पहली बात तो ये, उत्तर कोरिया, वियतनाम के बाद रक्षा समझौते संभव हैं और कॉम्प्रिहेंसिव रणनीतिक समझौते हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जो
ट्रीटीज हैं वो हो सकती है, उनका ऐलान हो सकता है। रक्षा समझौते पर रूस ईरान के बीच बातचीत लगभग पूरी हो गई है। ईरान की रूस से करीबी अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन का कारण बन सकती है आने वाले समय में। आमने सामने आए अमेरिकी MQ-9, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूसी ड्रोन Su-35, ये दोनों आमने सामने आए। एक अलग टेंशन हवा में भी दिख रही है। MQ-9 ड्रोन और रूसी Su-35 की टक्कर होते होते बची। सीरिया में रूस अमेरिका का टकराव टला। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। अगर ये घटना हो जाती, ये टक्कर हो जाती, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पहले से ही जो तनाव चल रहा है देशों के बीच, इनके आपसी संबंध पहले से ही किस तरह से हैं, उसमें ये आग में घी का काम करता। लेकिन ये घटना, ये टक्कर होते होते टल गई। जी हां, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन वर्सेस रूसी Su-35, जरा देख लेते हैं क्या है मामला, खबर क्या है। तो आमने सामने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन और रूसी Su-35। MQ-9 ड्रोन और रूसी Su-35 की टक्कर होते होते बची। कहां पर यह मामला हुआ? तो सीरिया के होम्स में 7,000 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर यह टक्कर होते होते बची है। यह दावा किसका है? रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह घटना हो सकती थी, लेकिन सूझबूझ से इस घटना को होने से बचा लिया गया। और इससे पहले पिछले साल 14 मार्च 2023 को भी रूस और अमेरिका इसी तरह भयंकर टकराव के मुहाने पर पहुंच गए थे। तब रूसी Su-27 और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन आमने सामने आ गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरह से ये टक्कर होते होते बची थी। सवाल ये है कि एक छोटी गलती भी इस युद्ध को भड़का सकती है, और ये मामले ऐसे ही हैं। इन मामलों में अगर ये दुर्घटना हो जाती तो शायद इसके शार्प रिएक्शंस हो सकते थे। मनीष हमारे साथ हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, ऐसी घटनाएं, क्या ये वही घटनाएं हैं जिनको लेकर हमेशा डर रहता है कि रूस और अमेरिका कहीं आमने सामने ना हो जाए, कहीं वर्ल्ड वॉर का कोई ट्रिगर न दब जाए? देखिए, आज के हालात में जितना तनाव है, वैसी स्थिति में ऐसी एक छोटी सी घटना आपको तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर कई बार देखने को मिल रहा है, क्रीमिया में भी हमने देखने को मिला, या फिर दूसरे और बाल्टिक सी में भी देखने को मिला, कभी रूस के फाइटर जेट जो है MQ-9 के साथ आमने सामने होते हैं, या फिर रूस के और नाटो के फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक बार इनकी टक्कर हो जाती है, या एक बार इस तरह का परसेप्शन बनता है कि हाँ उन्होंने अटैक किया या उसकी गलती है, तो उसके बाद जो है तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता। दुख की बात यह है कि अभी दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष इस मामले में ना रुकने को तैयार है ना थमने को तैयार है, और इसी की चिंता वैश्विक समुदाय कर भी रहा है। बिल्कुल, झुकने को कोई तैयार नहीं है, और बीच बीच में ऐसी जो घटनाएं होती हैं उससे चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं पूरी दुनिया की। और देखिए अगली बड़ी खबर, रूस पर ड्रोन से यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेनी हमले में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह। ब्लैक सी, क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा हमला, 70 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया, ये रूस ने दावा किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, किस तरह से वॉर जोन से अलग अलग दावे आ रहे हैं। रूस पर ड्रोन से विध्वंसक प्रहार का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के हमले में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, और यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन रूस का कहना है कि 70 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। तो देखिए, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक और उसको लेकर बड़ी जानकारी क्या सामने आ रही है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। खबर क्या है? तो रूस पर यूक्रेन का ड्रोन से विध्वंसक प्रहार। ये कहां हुआ हमला? ब्लैक सी, क्रीमिया, दक्षिण रूस में यह हमला हुआ है। टारगेट क्या था? रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना, यह टारगेट था। 4 ऑयल रिफाइनरी, रडार स्टेशन तबाह हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन रूस का दावा क्या है कि दुश्मन के यानी कि यूक्रेन के 70 ड्रोन को मार गिराया गया है, यह रूस की तरफ से दावा किया गया है। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, ड्रोन की बात तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो पिछली बार अगर देखा जाए कुछ दिन पहले ये दावा किया गया यूक्रेन की तरफ से कि अब रूस में हम कहीं भी मार सकते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, क्या ये मैसेज और स्ट्रॉन्ग करने की ही कोशिश की जा रही है इस तरह के सरप्राइज ड्रोन अटैक करके?
देखिए, ड्रोन अटैक की या ड्रोन वॉरफेयर की सबसे बड़ी खासियत या कमी यही है कि वो दुश्मन के इलाके में कहीं भी, कई बार तो इनकी बैटरी लाइफ या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो अब आजकल यूएवीज आ रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स आ रहे हैं, इनकी आवाज़ इतनी कम होती है कि किस इलाके में घुस जाएं इसके बारे में भी नहीं। और ये वजह है कि दोनों ही कंट्रियां, चाहे आप यूक्रेन की बात कर लीजिए, चाहे आप रशिया की बात कर लीजिए, ऐसे ड्रोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं जिनकी आवाज़ कम हो, जो लगातार ज़्यादा आप कह सकते हैं वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम हो। और ये वॉरफेयर अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा चलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी दोनों काउंटर मेजर्स के साथ काम भी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ड्रोन्स को मार गिराना, इलाकों तक पहुंच पाना। एक ऐसा वॉर सिनेरियो है जिसमें किसी को किसी की लिमिट नहीं पता, हर कोई दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और क्षति या फिर नुकसान रूस को भी उतना ही हो रहा है या खासतौर पर यूक्रेन को भी उतना ही हो रहा है इस वॉरफेयर में। बिल्कुल, और देखिए यही कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए, रूस को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जाए। और देखिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने। ड्रिल में परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत, जी हां, सैन्य अभ्यास में विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट और दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो देखिए कोरियाई प्रायद्वीप पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन के उत्तर कोरिया के दौरे के बाद से ही यह स्थिति पैदा हुई है। अब ये जो वॉर एक्सरसाइज है इससे निश्चित तौर पर एक और संदेश देने की कोशिश की जा रही है और उसमें देखिए नाभिकीय शक्ति से लैस युद्धपोत का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोस्चरिंग कहा जा सकता है अमेरिका की तरफ से। और देखिए विमान वाहक पोत का इस्तेमाल किया गया। यहां पर बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई आपको दे दें, कोरिया प्रायद्वीप में क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, सवाल यही उठ रहा है। अमेरिका साउथ कोरिया कर रहे हैं बड़े युद्ध अभ्यास की तैयारी, जल जमीन आसमान में विध्वंसक जंगी एक्सरसाइज की तैयारी है। और पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा खत्म होते ही वॉर ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिकी बॉम्बर ने GBU-12 लेजर गाइडेड बम से डमी टारगेट को तबाह किया। AGM-114 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से अभ्यास किया गया। यह अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश मानी जा सकती है। मनीष, अगर इसको समझे, ये बिल्कुल इसकी टाइमिंग जो है वो क्या कह रही है। पुतिन आते हैं नॉर्थ कोरिया में, यहां से जैसे ही निकलते हैं ये वॉर एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देखिए, वैसे तो कोरियन प्रायद्वीप का जो मामला है वो कमोबेश है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि हमने ये साझेदारी इसलिए की क्योंकि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान तीनों बहुत सारे वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रहे थे, बॉम्बर डिप्लॉय कर रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया के पास ऑप्शन नहीं था। जबकि साउथ कोरिया का कहना यह है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा कर रहा था, तमाम तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि आपको कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। लेकिन दोनों ही हालत में आज की तारीख में देखिए, मंगलवार से रूस का जो पैसिफिक फ्लीट है वो वहां पर एक बड़ा एक्सरसाइज करेगा। अब आप सोचिए कि रूस की पैसिफिक फ्लीट उस जगह पर मौजूद होगी। पुतिन खुद नॉर्थ कोरिया से होकर आए हैं, उन्होंने वो उस तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान लगातार वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरियन प्रायद्वीप वो इलाका है जहां से कुछ भी बड़ी विध्वंसक घटनाएं होगी और फिर वो काफी ज्यादा प्रलयकारी साबित हो सकती है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि जो कोरियाई प्रायद्वीप है वहां पर भी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बाद से दक्षिण कोरिया भड़का हुआ है और दक्षिण कोरिया की परेशानी भी बड़ी है। इसी वजह से यह खबर सामने आ रही है कि दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया अब मदद करेगा यूक्रेन की। जी हां, बड़ी जानकारी, यूक्रेन को हथियार देने पर विचार। यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी शेल्स दे सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम समेत दूसरे हथियारों की भी सप्लाई संभव है। यानी आप देखिए कि यूरोप के इस युद्ध में अब दक्षिण कोरिया की भी इस तरह से एंट्री नजर आ रही है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि अभी जो उत्तर कोरिया की गतिविधियां बढ़ी हैं उसके बाद से एक रिएक्शन के तौर पर यह कदम देखा जा सकता है। तो यूक्रेन को हथियार देगा साउथ कोरिया। जी हां, यूक्रेन को विध्वंसक वेपन देने पर साउथ कोरिया विचार कर रहा है। रूस नॉर्थ कोरिया में सुरक्षा समझौते के बाद वेपन सप्लाई का प्लान है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर विचार जारी है। रूस नॉर्थ कोरिया के सुरक्षा समझौते को साउथ कोरिया ने बताया गलत। रूस नॉर्थ कोरिया की डील यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन है। सुरक्षा समझौते का असर रूस साउथ कोरिया के संबंध को खराब करेगा। तो देखिए अब दक्षिण कोरिया के रिएक्शन की बात की जा रही है और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है।
और देखिए, जो हथियार सप्लाई करने की बात कही जा रही है, आर्टिलरी शेल्स दे सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर यूक्रेन को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो उसे ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं हथियारों के माध्यम से वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। पहले ही ये युद्ध काफी लंबा हो चुका है, ऐसे में हर अतिरिक्त मदद की इस वक्त यूक्रेन को जरूरत है। दक्षिण कोरिया का ये कदम अपने आप में रूस के रडार पर उसको ला सकता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली दौरे पर हैं। आपको 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे पीएम मोदी और शेख हसीना हैदराबाद हाउस पहुंचे तो मीटिंग से पहले चर्चा करते दिखे। दूसरी तस्वीर है द्विपक्षीय बैठक की, और इससे पहले राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का औपचारिक स्वागत हुआ। राजघाट जाकर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी और विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। ये तस्वीरें भारत और बांग्लादेश की नजदीकियों की, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि शपथ ग्रहण के समय भी शेख हसीना मौजूद थी, और आज दोनों देशों के द्विपक्षीय इस बैठक में भी शेख हसीना पहुंची हैं। और देखिए पीएम मोदी शेख हसीना की द्विपक्षीय बैठक से जुड़ी जानकारी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कई नए क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति, आधुनिक रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर जोर, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। तो यह महत्वपूर्ण बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। द्विपक्षीय जो सहमति हुई है उसको लेकर कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है, यह कहा है प्रधानमंत्री। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। तो भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय समझौते पर प्रधानमंत्री का बयान, और आधुनिक रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर जोर ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ रणनीति, सीमा पर शांति स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, नदियों के संरक्षण, जल बंटवारे पर बातचीत, तेजी से आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जैसा कि आप सुन भी रहे थे, प्रधानमंत्री ने इन बिंदुओं पर अपनी बात रखी। ई मेडिकल वीजा सेवा का ऐलान किया गया। इलाज के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को ई वीजा दिया जाएगा। बांग्लादेश पड़ोस पहले नीति का केंद्र है और एक्ट ईस्ट विजन SAGAR के लिए अहम साथी है। बांग्लादेश इंडो पैसिफिक नीति का अहम हिस्सा है। जहां तो भारत बांग्लादेश की दमदार दोस्ती, किन किन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर सहयोग, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान, तकनीक, रक्षा साझेदारी, समुद्री मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच ये द्विपक्षीय सहमति बनी है। सहयोग की बात आगे बढ़ी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई ऊंचाई आई है, और देखिए हम उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं कि साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत पूरे एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सबसे अहम बात तो यह है, और एशिया में बांग्लादेश का भारत में सबसे ज्यादा निर्यात है। यह बड़ी जानकारी है। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को लेकर सबसे लंबी जमीनी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत से 1160 मेगावाट बिजली का निर्यात होता है बांग्लादेश को, और 2023 से हाई स्पीड डीजल के लिए
फ्रेंडशिप पाइपलाइन की शुरुआत। जी हां, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं दोनों देशों के बीच जो आपसी सहयोग और संबंध है उसको लेकर। भारत बांग्लादेश मैच पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। मैच के लिए दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं। जी हां, T20 के सुपर 8 मुकाबले में भारत और बांग्लादेश का मैच है और आज शाम भारत और बांग्लादेश का मुकाबला सुपर 8 का है, जिसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। और वहीं पीएम मोदी को बांग्लादेश दौरे का न्योता। जी हां, शेख हसीना ने पीएम मोदी को ढाका आने का न्योता दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को बांग्लादेश आने का न्योता दिया गया है शेख हसीना की तरफ से। और अब पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर। टीवी9 के खुलासे पर बिहार ईओयू की मोहर। ईओयू ने माना नीट का पेपर लीक हुआ। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है अपनी, और रिपोर्ट में सबूत के तौर पर 13 बयान भेजे हैं। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस की भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में पैसों के लेन देन की जानकारी दी गई है। तो पेपर लीक पर बिहार ईओयू की जो सीक्रेट रिपोर्ट है उससे जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या क्या उसमें खुलासे हैं। तो पहला, नंबर 1, नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ, इस बात का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। और 2 जले हुए प्रश्न पत्र में 68 सवाल मैच हुए हैं, यह भी उसमें जिक्र है। झारखंड से पटना फोन कॉल आया था। चौथी बड़ी बात, पटना में JH01BW0019 कार बरामद की गई और कार में सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू थे। कार में कई छात्रों के एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं। कार में प्रश्न पत्र और आर्थिक लेन देन के सबूत भी मिले हैं। पेपर लीक का असली सेंटर हजारीबाग था, यह भी जानकारी सामने आई है। पटना के दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में साजिश रची गई। और जो 10वां पॉइंट है, छात्रों को पटना से सेफ हाउस में रखा गया। आगे छात्रों को 3 ठिकानों पर रखा गया। सेफ हाउस में छात्रों को प्रश्न उत्तर रटवाया गया, यानी कि प्रश्न पत्र दिया गया और उसके आंसर्स को भी पूरी तरह से रटवाया गया। रुपेश हमारे साथ बने हुए। रुपेश, लगातार इस पूरे मामले को डे 1 से आप ट्रैक कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे आपने किए हैं और सीधे तौर पर ईयू ने उन खुलासों पर, उन रिपोर्ट्स पर आपकी जो जानकारी थी, जो देश के सामने आपने रखी, उस पर मुहर लगाया। अब इन तथ्यों के बाद क्या स्थिति बनती नजर आ रही है इस जांच की? देखिए, डे 1 से हमारे पास जो तथ्य थे उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक को लेकर ना तो पटना पुलिस मान रही थी, ना ही एनटीए मान रहा था। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, जैसे जैसे सबूत सामने आए, जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके बयानात सामने आए और उससे यह स्पष्ट हो गया कि पेपर लीक हुआ। ईओयू ने भी कह दिया कि पेपर लीक हुआ। एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा गया, उसका मिलान कराया गया और उसके बाद अब तक की जो तफ्तीश है उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई के हेड ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और इस रिपोर्ट में तमाम तथ्य हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने जो खुलासे किए, जो गेस्ट हाउस प्रकरण तक ना तो पुलिस की पहुंच थी और ना ही किसी की पहुंच थी, वहां टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा। वहां पर मंत्री जी, कमरा नंबर, लेटर नंबर, उसके बाद से सरकार को सामने आना पड़ा। सरकार के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए थे उसको उन्होंने सामने रखा, कागजात पेश किए, 3 लोगों को सस्पेंड किया गया और पूरी जांच को एक दिशा हमारी रिपोर्ट के बाद से मिली है। उन तमाम रिपोर्टों का जिक्र आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट जो शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है उसमें सभी बातों का जिक्र किया गया है। और ये भी जिक्र किया गया है कि अभी तफ्तीश जारी है, क्योंकि हजारीबाग में प्रश्न पत्र, हजारीबाग के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक हुआ और वहीं पर झारखंड में ही कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और वो जो आंसर मिला, वो आंसर और क्वेश्चन वो दिया गया चिंटू को। चिंटू ने अपने व्हाट्सएप से प्रिंट निकाला और उसके बाद से जिस सेफ हाउस तक आज टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा, सेफ हाउस का अब तक सिर्फ जिक्र हो रहा था, लेकिन किस दुर्गम इलाके में, किस वीरान इलाके में
सेफ हाउस इंसॉल्वर गैंग ने बना रखा है, जहां पर इंसान का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इलाका ना तो सड़क है और वहां पर कुछ बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये स्थिति साफ हो गई है। पटना में जो लीक हुआ उसको लेकर कि पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। शुक्रिया आपका रुपेश, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। झारखंड नंबर की कार से सिकंदर गिरफ्तार हुआ। झारखंड से आई सूचना पर गिरफ्तारी हुई। संजीव मुखिया कार ड्राइवर चला रहा था कार, ये भी बड़ी जानकारी। 5 मई को पटना पुलिस ने किया था गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु। जिस कार से गिरफ्तार हुआ वो कार अब शास्त्री नगर पुलिस के कब्जे में है। संवाददाता रुपेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आपको इस खबर के विषय में। बिहार पुलिस को झारखंड से एक मिस्टीरियस कॉल आता है और नीट पेपर लीक मामले के सारे राज खोल देता है। और उस मिस्टीरियस कॉल में सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि झारखंड से एक झारखंड नंबर की वाइट कलर की गाड़ी बिहार गई है, जिसमें क्या होने वाला है और जिसमें पेपर लीक मामले के सारे राज दफन हैं। और ये शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजवंशी नगर मोड़ पर पुलिस जाल बिछाए रहती है। वैसे तो पुलिस पूरे पटना में नाकेबंदी करके और सबको ये नंबर J01BW0019 नंबर की वाइट डस्टर गाड़ी पटना में घूम रही है, सबको वायरलेस पर मैसेज जाता है 5 मई को, और इसके लिए जाल बिछाया जाता है। और अंततः ये जो गाड़ी है वो मिलती है राजवंशी नगर, जो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में राजवंशी नगर मोड़ है, और वहाँ पर, और इस गाड़ी में मिलता है सिकंदर यादव, जो इस पूरे मामले का एक मास्टरमाइंड है, जो बिहार सरकार का सरकारी कर्मचारी, और जिसकी गिरफ्तारी के बाद से और इसमें बिट्टू नाम का ड्राइवर, बिट्टू जो रोहतास का रहने वाला है, बिट्टू वो गाड़ी चलाता है जो संजीव मुखिया का आदमी, और इसी में मिलता है अभिषेक और उसके साथ यहाँ पर सिकंदर यादव। सिकंदर यादव ही वो आदमी है जिसके पास से कई छात्रों के इसी गाड़ी में एडमिट कार्ड बरामद होते हैं, और उसके बाद से जब उससे पूछताछ की जाती है, पुलिस इसी शास्त्री नगर थाने में इस गाड़ी को और इस गाड़ी में मौजूद तीनों को लेकर के आती है। धीरे धीरे राज खुलने शुरू होते हैं, कई मामले सामने आते हैं, और उन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद से पटना पुलिस ये खुलासा करती है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, और इस मामले को आर्थिक अपराध इकाई को बाद में सौंप दिया जाता है। और तमाम कड़ियों और बयानों को जोड़ने के बाद से यह साबित हो जाता है कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ है, और 20 से 25 छात्रों को उस पेपर, क्वेश्चन पेपर के साथ उसके आंसर, जो आंसर सॉल्व कराया गया था झारखंड में, और झारखंड के हजारीबाग में ही पेपर लीक हुआ, और वो पेपर लेकर के सिकंदर यादव इसी गाड़ी के साथ पहुंचा था पटना। और सिर्फ गाड़ी नंबर वाइट डस्टर, ये इनपुट उस मिस्टीरियस कॉल से मिलता है, और एक कॉल सारे राज खोल देती है, और आज पूरा देश इस राज को जानता है कि पेपर लीक हुआ है। 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। 24 लाख बच्चे जिस वक्त परीक्षा दे रहे थे, उसी वक्त कुछ छात्र भी परीक्षा दे रहे थे जिनके दिमाग में पहले से ही क्वेश्चन रटा हुआ था, जिनकी माइंड में पहले से सारे सवालों के जवाब फिट थे, और वो परीक्षा केंद्र के अंदर थे। लेकिन पटना में 4 छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया जाता है, उनके अभिभावकों को गिरफ्तार किया जाता है, और इस गाड़ी से जितने एडमिट कार्ड बरामद होते हैं उन सभी एडमिट कार्ड के आधार पर यह कार्रवाई होती है। सिकंदर यादव जो इस गाड़ी में मौजूद रहता है, सिकंदर यादव की निशानदेही पर वो तमाम ठिकानों तक पुलिस पहुंचती है। एक ठिकाना जो बच गया, जहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंचती है, वो NH का गेस्ट हाउस, जहां पर राज दफन थे कि किस बड़े नेता, किस मंत्री जी के लोगों ने वहां पर कमरा बुक दिलाने में मदद की थी। उस मददगार का भी राज फास TV9 भारतवर्ष करता है। लेकिन ज़्यादातर राज जो खुलते हैं शुरू में, वो इसी गाड़ी की वजह से, और इसी गाड़ी में जो व्यक्ति मिलता है सिकंदर यादव, और उसके पास से जो कागजात बरामद होते हैं, फिर लालू खटाल के पास जो अपार्टमेंट है वहाँ से कई चेकबुक, पासबुक, तमाम तरह के आर्थिक लेन देन के कागजात बरामद होते हैं। और ये वो गाड़ी है जो इस वक्त शास्त्री नगर थाने के अंदर खड़ी है। यही गाड़ी पेपर लीक मामले के, नीट पेपर लीक मामले के सारे राज फास कर देती है, सारे राज से पर्दा हटा देती है। और पेपर लीक मामले में तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया। जांच एजेंसी निष्पक्षता से जांच करे, ये कहा है तेजस्वी यादव ने, और संजीव मुखिया के कनेक्शन की जांच हो।
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया है। आपको सुनाते हैं। आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिए। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। देखिए, फोटो तो अभी रास्ता चलते कोई भी सेल्फी ले लेता है, कोई भी कहीं खिंचा लेता है। आपके पास प्रमाण है तो जारी करिए, उपलब्ध कराइए। होगी जांच, जो भी दोषी होगा होगी कार्रवाई, लेकिन बात बरगलाने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए बहाना मत ढूंढिए। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि संजीव मुखिया कौन है, संजीव मुखिया के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। जो भी है, जहां का भी है, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बार बार इस तरह से माहौल से नकारात्मक वातावरण बनता है। इसमें सबको सहयोग करनी चाहिए और इसको दबाने और छुपाने वाले लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे।